ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर राइटिंग स्कॉलरली रिसर्च पेपर हमने इसका टाइटल रखा है। और देखिए, रिसर्च पेपर तो कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम रिसर्च पेपर नहीं लिख सकते हैं, और हर व्यक्ति के अंदर ऐसी क्षमताएं हैं कि वो रिसर्च पेपर लिख सकता है। अब आप जो भी इसमें हम लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, ये वेबिनार में थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ लिसनर से कि वो ईयरफोन अगर उनके पास हो तो ईयरफोन लगा लें और ध्यान से सुने, और जो भी उनकी क्वेरीज हैं वो क्वेरीज डायरेक्ट यहाँ भी पूछ सकते हैं, और अगर वो चाहें तो यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं, और उसके बाद भी वो कभी भी अपनी कोई भी क्वेरीज हो तो मैं उनको एक यूट्यूब का एक लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें वो क्वेरीज वो वहां भी डाल सकते हैं। देखिए, ट्रिक्स का मतलब आता है कि जब हम अपने काम को शुरू करने के लिए एक क्विक स्टार्ट लेते हैं, दैट मीन्स ट्रिक्स, कि हम अपने काम को कैसे शुरू करें। ट्रिक्स का मतलब ये नहीं है कि हम किसी और का पेपर उठाएं और उसको हम लिख दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और टिप्स का मतलब ये है कि किस तरीके से हम अपने एक सिंपल पेपर को स्कॉलरली रिसर्च पेपर के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल शुरुआती हैं और बिल्कुल शुरू से हम चलते हैं, और कई बार हमें उसका ज्ञान भी नहीं होता है, तो वही मैं आपको लेके चलता हूं अभी आगे। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। अस्तु माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ मृत्युगमय, और हम ज्ञान की तरफ जाएं और ज्ञान को सीखें। देखिए, ये सबसे पहला स्लाइड है प्री राइटिंग एक्टिविटी, और बहुत ही कम रिसर्चर्स ऐसे हैं कि जो प्री राइटिंग एक्टिविटी को शुरू करते हैं या करते हैं। अधिकतर रिसर्चर्स सीधे पेपर लिखना शुरू कर देते हैं, और सीधे पेपर लिखने में हम कुछ चीजों को भूल जाते हैं और कुछ चीजें रह जाती हैं। और यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को आप देख पा रहे होंगे, इनका मतलब ये होता है कि जब भी कोई रिसर्चर एक वर्क शुरू करता है तो ही मस्ट क्रिएट और शी मस्ट क्रिएट हिज ओन ब्रांड। एक अपना उसका ब्रांड उसको क्रिएट करना चाहिए कि वो क्या लिखना चाह रहा है और किस तरीके से उसको वर्क करना शुरू करना चाहिए। ये बेसिक जो क्रक्स है राइटिंग का, वो शुरू होता है। सबसे पहला पॉइंट आता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि हमारा टिल्ट किधर है, हमारा जो झुकाव है वो किधर है। या कई बार हमारा एरिया होता है कि हम अपने पीएचडी टॉपिक को अपना एरिया मान लेते हैं। जैसा कि आपने मान लिया वीमेन एम्पावरमेंट की बात अगर हम करें, तो ह्यूमन एम्पावरमेंट अगर आपने अपना रिसर्च टॉपिक लिया है तो इट बिकम्स योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। या जैसे अभी शिवरे साहब ने बात की थी, मार्केटिंग रिसर्च की बात की थी और एडवर्टाइजमेंट की बात की थी, तो एडवर्टाइजमेंट रिसर्च में भी योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। हमें अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट को पहचानना है और उसको फिक्स रखना होता है। अगर हम अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं पहचानेंगे, नहीं फिक्स रखेंगे, तो समस्या ये आती है कि हम हर बार नए एरिया में जाएंगे, तो नए एरिया में जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा हमको डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, और उसके बेसिक्स को हमें बहुत ज्यादा सीखना पड़ता है। तो आप जब भी एक नए एरिया में जाएंगे तो आपको उस समय पेपर लिखने में आपको बहुत ज्यादा आपको एक टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तो बेटर ये रहता है कि आप अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स रखें और ये पहचानने की कोशिश करें कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। देखिए, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका पीएचडी का टॉपिक हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। आपका अपना कोई पसंद का टॉपिक हो सकता है, जैसे आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ले लें, अकाउंटिंग ले लें, या आपने मान लिया बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनकी स्टडीज होती हैं। आप किसी भी तरीके का उसमें अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट को जानें और देखें, समझें कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है और मैं किस एरिया में वर्क कर सकता हूं, किस तरीके से वर्क कर सकता हूं। दूसरा पॉइंट आता है, देखिए, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है कि मैं अपने टॉपिक का सिलेक्शन करूं। जैसे हमने ये टॉपिक लिया था, इसका ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर स्कॉलरली रिसर्च पेपर, तो ये भी एक मतलब एक सिंपल और बात नहीं है, और टॉपिक का सिलेक्शन हमें करना चाहिए, और टॉपिक के सिलेक्शन के लिए टाइम भी लेना चाहिए कि हम ऐसा टॉपिक लें जो टॉपिक कंटेम्परेरी हो और जिस पर हम काम कर सकते हो, और जो टॉपिक हमारी पूरे वर्क को या पूरे रिसर्च पेपर को रिफ्लेक्ट करता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका टॉपिक कुछ और है और रिसर्च पेपर कुछ और है। मान लिया हम टॉपिक में बात करते हैं वीमेन एम्पावरमेंट की, और लेकिन हम उसमें लिखते हैं कि भाई वीमेन जो है वो उसका सोशल बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा है, तो वो हमारा सिलेक्शन ऑफ टॉपिक ठीक नहीं रहेगा। तो हम अपने टॉपिक को सिलेक्ट करें, और अपने टॉपिक को जो सिलेक्ट करें, आप देखिए कि
आपको हो सकता है किसी सेमिनार के लिए पेपर लिखना हो, तो वहां पर एक सेमिनार की थीम होती है। कई बार जर्नल्स में भी थीम होती है। कई बार जर्नल्स की अपनी एक थीम होती है कि जर्नल्स ये चाहते हैं कि उनके पास जो पेपर आए वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही आए, ये एक पर्टिकुलर फील्ड में ही आए। जैसे सोशल डेवलपमेंट के जर्नल्स हैं, या हम कॉमर्स के जर्नल्स की बात करें, अकाउंटेंसी के जर्नल्स हैं, जो अकाउंटेंसी से रिलेटेड ही पेपर छापना चाहते हैं। लेकिन जो दूसरे टॉपिक्स हैं, जैसे मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उस पर पेपर नहीं छापना चाहते हैं, तो वो सिलेक्शन जो है आप टॉपिक का करें, उस थीम के साथ करें, और अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को उसके साथ मिक्स करके करें। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अभी मोदी साहब ने, हमारे प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने बात की थी आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत के ऊपर मान लिया एक सेमिनार शुरू होती है, और आपके सामने उसका एक इन्विटेशन आता है कि आत्मनिर्भर भारत के ऊपर एक सेमिनार हो रही है। अब आप सोचते हैं कि भाई मेरा जो एरिया है, वो मेरा एरिया तो वर्किंग कैपिटल है, और वर्किंग कैपिटल के अंदर मैंने वर्क किया, तो मैं अपने टॉपिक को आत्मनिर्भर भारत के साथ कैसे मिक्स करूंगा? तो अगर आप अपने टॉपिक को, वर्किंग कैपिटल को आत्मनिर्भर भारत आप कर सकते हैं कि भाई वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन सेल्फ रिलायंट इंडिया, इस तरीके से आप कुछ भी एक टॉपिक अपना क्रिएट कर सकते हैं। उससे फायदा ये होता है कि आपकी जो बेसिक आपके पास नॉलेज है, यू कैन यूज दैट नॉलेज, और उसमें आप धीरे धीरे जब काम करते रहेंगे तो आपका एक नॉलेज का जो लेवल है वो बहुत बारीक हो जाएगा, और चीजों को ज्यादा अच्छी तरह से पकड़कर और ज्यादा अच्छी तरीके से प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं। देखिए, किसी भी रिसर्च पेपर में प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपको उसमें एक प्रॉब्लम होती है, और उस प्रॉब्लम के साथ में जो है आपको उसका एक सॉल्यूशन देना है। तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, इसका जो बीच का जो पूरा का पूरा एक ट्रेवल है, गैप है, वो रिसर्च पेपर बन जाता है। देखिए, थर्ड पॉइंट आता है डीप स्टडी ऑन द एरिया एंड द टॉपिक। जब आपने अपना एक एरिया फिक्स कर लिया और अपने टॉपिक फिक्स कर लिया, तो आपको तो उसमें एक डीप स्टडी करनी होती है कि भाई किस तरीके से इस पे कौन सा मैटर उपलब्ध है, और क्या क्या इसके अंदर फैक्टर्स हैं, क्या क्या इसके अंदर पॉइंट्स हैं, क्या क्या इसकी बैकग्राउंड्स हैं, वो सब उसके अंदर उसको इकट्ठा करें, और अपडेट योरसेल्फ विद द हैपनिंग इन द एरिया ऑफ योर टॉपिक। जो कुछ भी हमने जो टॉपिक चूज किया है, उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जैसे हम टॉपिक चूज करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज, तो अब उसमें तो जो नया जो कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट ने जो नए नियम कायदे बनाए, उन सबकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट प्री राइटिंग एक्टिविटी में आता है कि जब आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज कर लेते हैं, अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही आपको अपना पेपर लिखना शुरू करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमने एक टॉपिक लिया, उस पर हमने पेपर रिसर्च लिखना शुरू कर दिया है, तो वो ठीक नहीं है, और इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एवरी टाइम वी हैव टू फोकस ऑन आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, सेकंड जो स्लाइड है, जो फर्स्ट स्लाइड थी, उसमें जो लास्ट के 2 पॉइंट थे, डीप स्टडी, ये उसी पे बेस करती है स्लाइड। और इसके अंदर देखिए जो ट्रिक है वो यही है कि आप जब अपना एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, और आप अपना जो है एक टॉपिक को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको जो डीप स्टडी है उसको करने के लिए गूगल करना चाहिए। गूगल पर जितना मटेरियल और रिसर्च उपलब्ध है, वो सब आपको देखनी चाहिए। देखिए, इसमें कोई भी एक कहना चाहिए कि एक मतलब परेशानी नहीं है। कई बार लोग समझते हैं कि गूगल पर टॉपिक्स को सर्च करना ये एक तरीके का जो है मतलब एकेडमिक इंटीग्रिटी को तोड़ती है बात। ऐसा नहीं है। गूगल तो इस समय आपको एक इजी एक्सेस है। वो गूगल पे आपको बहुत सारी डिपॉजिटरीज और रिपोजिटरीज, इवन जर्नल। अब देखिए कि हमारा जो जर्नल ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड है, इसकी वेबसाइट पे आपको पिछले 13 इयर्स के सारे पेपर्स पड़े हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन डाउनलोड, यू कैन रीड। तो गूगल के थ्रू हमारी एक रीच बढ़ती है और आपकी भी रीच बढ़ती है। और आजकल जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जहां से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी कई बार आपको ये कह देते हैं कि भाई आप हमारी वेबसाइट से डाटा ले लीजिए। एंड वी कैन टेक डाटा, WTO का डाटा है, और वर्ल्ड बैंक का डाटा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी डाटा पब्लिश करता है। वो सारे डाटा हम ऑनलाइन ही ले सकते हैं, क्योंकि उन डाटा को हम सर्वे नहीं कर सकते अलग से। तो गूगल इज ए गुड ऑप्शन। और आपको जितनी सेमिनार अटेंड कर सकते हैं वो सेमिनार अटेंड करें, और गूगल पे आप अपना मटेरियल डाउनलोड कर लें, उसको पढ़ें। और जितना भी ज्यादा आपके टॉपिक से रिलेटेड आप मटेरियल पढ़ेंगे तो आपको उसमें फायदा होगा। और उसके बाद जो आपने अपना टॉपिक चूज किया है, आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आपने एक अपनी थीम बनाई है,
उस थीम से आपने जितने भी मैटर आपने अपना तैयार किया है, उस मैटर को आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप उसको जज करें। देखिए इसमें सेकंड पॉइंट लिखा था, फोकस ऑन द टॉपिक थ्रू डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कि आप उसमें डिफरेंट तरीके से, जैसे वीमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो उसमें कई सारे इश्यूज आ जाते हैं कि वीमेन जो है वो एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है, वो होम मेकर्स हैं, या वो एक रूरल बैकग्राउंड की वीमेन है या अर्बन बैकग्राउंड की वीमेन है, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। तो जब भी आप एक पेपर वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लिखेंगे तो यू हैव टू टेक योर सेल्फ एट द डिफरेंट परस्पेक्टिव, कि क्या चीज दिखाई, किस एंगल से क्या चीज आपको दिखाई दे रही है, आपको अपनी बात में कितना जजमेंट हो रहा है। इसके बाद आप एक मटेरियल की लिस्ट बनाएं, जो मटेरियल आप चाहते हैं कि जो मैं अपनी रिसर्च में उस मटेरियल को यूज करूंगा या उसका रेफरेंस दूंगा या मैं उसको रिव्यू करूंगा, उस मटेरियल की एक लिस्ट बनाएं। उस मटेरियल को आप कट डाउन भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक अपनी बैकग्राउंड पे ले जाना चाहता हूँ। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मेरे जो गाइड थे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में प्रोफेसर डी एस अरोड़ा साहब थे। तो मेरे को भी यही समस्या आती थी कि वो मेरे से कहते थे कि आप पेपर लिखो, और मुझको ये नहीं समझ में आता था मैं कैसे लिखूं। तो उन्होंने मुझको यही बताया था कि देखो मैं क्या करता हूँ कि मैंने डिफरेंट पॉली बैग्स बना रखे हैं, और इन बैग्स के अंदर मैं अपने, जैसे ग्लोबलाइजेशन वाज ए बिग इशू दैट टाइम, तो ग्लोबलाइजेशन का मैटर, लिबरलाइजेशन का मैटर, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, तो अलग अलग उसको कट डाउन कर रख लेते थे पेपर्स में से, और उसके बाद उनके नोट्स बनाते थे। तो वो दैट इज अ ट्रिक, कि भाई आप किस तरीके से हैंडल करोगे चीजों को। और अगर आपको लगता है कि आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है, आप ये नहीं कर सकते, तो आप अपना एक बैग बनाइए, उसके अंदर एक कटर रखिए, उसके अंदर फाइल रखिए, उसके अंदर अपने ये पेपर्स रखिए या मैगजीन्स रखिए, और जब भी आप ट्रेवल करें या जब भी आप कहीं जाएं या जब भी आपको समय खाली मिले, उस टाइम यू कैन डू दैट वर्क। तो आपको हर समय एक रिसर्च पेपर के अंदर आपको लगे रहना है, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, जब भी आप आइडियाज को जनरेट कर पाएंगे। देखिए जब आप ये फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड में आप जो दिया हुआ है ये वर्क कर लेंगे, दैट टाइम यू बिकम एलिजिबल फॉर राइटिंग ए स्कॉलरली रिसर्च पेपर। देखिए रिसर्च पेपर कई तरीके के हो सकते हैं। लास्ट में, बिल्कुल इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रिसर्च पेपर और राइट आर्टिकल और एस्से में क्या डिफरेंस होता है। स्कॉलरली रिसर्च पेपर आप जब भी लिख सकते हैं जब आप ये सारी चीजें करना सीख जाएं और इसको करने लगें। और ये इतनी हैंडी है चीजें कि जब आप एक बार इसको स्टार्ट कर देंगे तो यू विल बिकम एक्सपर्ट ऑफ दीज थिंग्स, और आपको लगने लगेगा कि बहुत आसानी से कोई भी रिसर्च पेपर लिख सकता हूं। अब आप जब अपना वर्क शुरू करते हैं तो वर्क शुरू करते समय दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं। बिगेस्ट कंफ्यूजन या बिगेस्ट प्रॉब्लम हमके हैं, एक तो ये जज करना कि मैंने जो मटेरियल कलेक्ट किया है वो सफिशिएंट है, एनफ है या नहीं है। ये एक डिफिकल्ट पोजीशन है कि भाई इतने मैटर से मेरा काम हो जाएगा, क्या कुछ और नए इश्यूज हो सकते हैं। जब भी हम एक प्रॉब्लम सामने रखते हैं या रिसर्च का एक टॉपिक बनाते हैं, उस समय पर हमको ये जानना होता है कि इस रिसर्च में पहले कितना काम हो चुका है, किस लेवल तक लोग काम कर चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कि क्या हम उसका रिपीटेशन ना हो जाए, हम बार बार उसी काम को करना शुरू कर दें, और क्या कमी रह रही है जिन पर हमें कंसंट्रेट करना है। तो फॉर दैट यू नीड द कलेक्शन ऑफ मटेरियल। आपके पास मटेरियल होना चाहिए, दूसरे लोगों की रिसर्चेज होनी चाहिए कि लोगों ने कितना काम किया है, क्या काम किया और कैसे काम किया है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि जब आपने जो कलेक्शन किया है वो आपको कंफ्यूजन की स्टेट में ले जाने लगे, आपको ये ना समझ में आया कि कलेक्शन ये सफिशिएंट है, इसमें से कौन सा कलेक्शन में हमारे मतलब का है, कौन सा कलेक्शन हमारे मतलब का नहीं है। तो उसके लिए जो इजीनेस होती है वो ये है कि यू शुड मेक ए लिस्ट ऑफ दैट, और एक आप उसकी ये कस्टम लिस्ट बनाएं और उसको मार्किंग करें, रैंकिंग करें, और उसके बाद उसमें से नोट्स बनाएं, और जो आपको लगता है डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन है, एक्सेस इंफॉर्मेशन है, उनको बिल्कुल उसमें से डिलीट कर दें, उन कटिंग्स को हटा दें या उन पेपर्स को हटा दें, और उसके अंदर अपने आइडिया को थोड़ा सा मिक्स करें कि जो कुछ आपने उसमें पढ़ा समझा है तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडिया आएंगे, उसके अंदर आप अपने आइडिया को मिक्स करें। जब आप अपना आइडिया मिक्स कर लेते हैं तो आपको ये भी एक कंफ्यूजन पैदा होता है, और एक ये आपके अंदर एक जो है फीलिंग आती है कि क्या मेरी बात सही है जो मैं लिख रहा हूं या नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं जो कहने जा रहा हूँ लोग मेरी हंसी उड़ा दे इसमें और ये थ्योरेटिकली टेस्ट ही ना हो पाए। तो उस समय आपको अपने आइडिया को मैच करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, है ना, और अपने नोट्स के साथ में बार बार उनको पढ़ना चाहिए, और उससे आप एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो आपको ये इजी रहेगा। देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हैं, और पेन डाउन स्पेकुलेशंस और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स, पॉसिबल सॉल्यूशंस, रैंडम आइडियाज, रेफरेंसिंग। जिस तरीके से आपने अगर ऑडिटिंग पढ़ी हो तो ऑडिटर एक नोट्स बनाता है, जब वो किसी संस्था के अंदर ऑडिट करता है तो एक नोट्स बनाता रहता है
कि भाई ये यहाँ पे ये चीज प्रॉब्लम्स हैं, ये पॉइंट्स आए हैं, ये गैप था, ये यहाँ बुक नहीं मिली थी, ये पॉइंट यहाँ रह गया था। क्योंकि जब आप मैटर को पढ़ेंगे तो यू विल बी इन्वॉल्व इन सच इन डीप एंड यू विल फॉरगेट दैट कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत थी, या पॉइंट से आप उन पॉइंट्स को लिखते रहें। देखिए यहाँ पर एक जो है फंडा वर्ड यूज किया मैंने, RTR, रीड बैक, थिंक एंड रीराइट। अब आप देखिए कि यहाँ से आपका बिल्कुल परफेक्टली पेपर राइटिंग एक तरीके से शुरू हो जाता है। आप अपना जो सब्जेक्ट मैटर आपने या कलेक्शन आपने तैयार किया है उसको आप बैठें, उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, और उसको इतनी बार पढ़ें कि वो आपको उसके पॉइंट्स और उसकी चीजें याद होने लगे कि भाई आपका ये मैटर, ये वाला हिस्सा यहाँ, ये वाला हिस्सा यहाँ। उस सब्जेक्ट मैटर को जो आपने तैयार किया है और अपना आइडिया जो उसके अंदर फिक्स किया है, देखिए यहाँ पे अभी आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो कुछ मटेरियल आपने कलेक्ट किया है और जो आपने अपना आइडिया उसके अंदर पुट करा, वो केवल हम अभी वहीं तक की बात हमारी है। अभी हम इसको परफेक्ट राइटिंग पे हमने वर्क शुरू नहीं किया है। और जब आपने वो सारी बातें रख ली तो एक चीज होती है कि हम उसके बारे में लोगों से अपनी राय लें। तो उसका सबसे इजी तरीका होता है जो मैं भी यूज करता हूं कि मैंने अगर कोई टॉपिक की बात करी है, जैसे मैं एक बार वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर वर्क कर रहा था, तो वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, सॉरी, तो मैंने अपने घर में जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक हेल्प आती है, मैंने उसको भी बात की। वो भी एक वीमेन है और उसको भी फाइनेंशियल पोजीशन उसकी वीक है, तो मैंने उसको भी बात की और बहुत सारे लोगों को बात करी, कुछ वर्किंग वीमेन से बात की, कुछ रूरल वीमेन से बात करी। तो क्योंकि मुझको रियल टाइम डाटा कलेक्शन चाहिए, रियल टाइम मैटर चाहिए, या रियल टाइम मुझको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो उसमें आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें और ऑनेस्टली आप जो भी आपको मिलता है, अगर आप एक रिक्शा में जा रहे हैं तो रिक्शा वाले से डिस्कस करके देखिए कि भाई जो हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं उससे क्या मतलब समझ रहा है वो। तो उसमें आपको एक रियल टाइम जो ग्रोस इंफॉर्मेशन है वो आपको रिसीव हो जाएगी और आप उसके अंदर एक ओरिजिनलिटी आ जाएगी आपके वर्क के अंदर, और एक इंटरव्यू हो जाएगा, एक डाटा कलेक्शन, प्राइमरी डाटा कलेक्शन हो जाएगा कि भाई आपने क्या चीज जो सोसाइटी में जो चीजें जिस तरीके से बातें चल रही है। देखिए रूम के अंदर बैठ के या टेबल पर बैठकर सोचना एक डिफरेंट होता है, और जो वाकई एक लेमैन समझ रहा है चीजों को वो एक अलग होता है। तो रियल टाइम आपका डाटा कलेक्शन हो जाता है। उसके बाद जो भी आपको लगता है कि जो सबमिशंस एक्सेप्टेबल हैं, वो सारे सबमिशंस आप जो है उनके नोट्स बना लें, उनको अपने मैटर से मैच करें, कोरिलेट करें, अपनी आइडिया से कोरिलेट करें। उसके बाद एक आपको एक मैटर, एक नया मैटर आपको मिलेगा जिसमें आपको लगेगा कि अब तक जो कुछ आप पढ़ रहे थे उसमें ये वाले पॉइंट तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो आप उनको डिलीट कर दीजिए, काट दीजिए। और उसके बाद जो कुछ आपका मैटर है वो उस मैटर को आप एक ऐसे पढ़ें कि जैसे किसी और व्यक्ति का मैटर है और आपको उसको अंदर करेक्शंस बनानी है। ये जब आप करने लगेंगे तो आपको एकदम से अपना एक आइडिया जनरेट हो जाएगा और अपनी एक मॉडिफिकेशन जनरेट हो जाएंगे, और यहां से आपका एक तरीके से पेपर राइटिंग, ओरिजिनल पेपर राइटिंग का वर्क शुरू होगा। इसको आप बिल्कुल पेन डाउन करें और अपने हैंड रिटन पेपर्स पर लिखें, टाइप ना करें, और उसको बिल्कुल जनरेट करें आइडिया को, और वो सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर एनरिच और राइटिंग आपको करनी होती है जब आपने एक आपने फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और वो जो मैटर आपने कलेक्ट किया था और जो आपने सोसाइटी से या सोशल जो सेक्टर है उससे डाटा इनपुट लिया था, अपना एक आइडिया जोड़ा था कि इस तरीके से होना चाहिए, तो वो सारी तीनों चीजें मिक्स करके जो आपने फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया उसके अंदर आपको 4 पॉइंट जोड़ने होते हैं। ये 4 पॉइंट भी एक तरीके के टिप्स हैं कि भाई आप किस तरीके से जज करेंगे कि आपका मैटर एक वैल्यूएबल बनेगा या नहीं बनेगा, वर्थसम है या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आता है सिग्निफिकेंस, कि आपके वर्क की क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों आप करना चाह रहे हैं। और देखिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कई बार हम वर्क सोसाइटी के लिए भी करते हैं और कई बार अपनी डिग्रीज के लिए भी करते हैं, कई बार अपने प्रमोशंस के लिए भी करते हैं, और कई बार हम ये सोचते हैं कि भाई हमें एक अच्छा पद मिल जाए उसके लिए भी हम करते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई ना कोई पर्पज जरूर होना चाहिए, और जो भी टॉपिक आपने लिया उस टॉपिक का एक पर्पज होना चाहिए, उसका एक मीनिंग होना चाहिए, और जो आप टॉपिक ले रहे हैं क्या वो टॉपिक कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है या नहीं करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक प्रॉब्लम ऑब्सोलीट प्रॉब्लम हो और पहले भी कई बार आ चुकी हो, उसके पहले भी सॉल्यूशन दिए जा चुके हो और अब वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही ना करती हो। तो ये दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉपिक टाइटल। ओरिजिनलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पिछले हम 13 ईयर्स से हर किसी से जो भी ऑफर हमारे पास आता है हम उससे एक सर्टिफिकेट भी लेते हैं, और हमारे पास आज भी पिछले 13 सालों के सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं, और कि भाई आप इसमें ये लिख के दें और कंफर्म करें दिस इज योर ओरिजिनल वर्क, और आप अपना जो
इसके अंदर जो वो है कॉपीराइट है, उसको हमें जर्नल को ट्रांसफर करें और कॉपीराइट होना चाहिए आपका। तो ये जो आपकी जो भी पेपर है वो आपका पेपर ट्रू है, बोनाफाइड है, नॉवेल है आपका पेपर, आपने उसमें से कहीं किसी और के, देखिए आइडिया लेना या किसी दूसरे के लिए गाइडलाइन लेना वो एक अलग चीज होती है। उसको आप ये ना समझिए कि वो आपने किसी का पेपर चुरा लिया है या किसी का और मैटर चुरा लिया है। गाइडलाइन तो गवर्नमेंट भी लेती है, गाइडलाइन सब लोग लेते हैं। कोविड-19 के बारे में जो लॉकडाउन हुआ उसके संबंध में जो गाइडलाइन थी वो बहुत सारे कंट्रीज ने अपने यहाँ लॉकडाउन लगाया था, तो मोदी जी ने वहां से भी गाइडलाइन ली। हमारा संविधान लिखा हुआ उसके लिए भी हमने गाइडलाइन दूसरे संविधानों से ली है। तो गाइडलाइन लेना वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कॉपी करना बुरी बात हो सकती है। तो ओरिजिनलिटी का मतलब यही है कि हम जो वर्क हो, जो लैंग्वेज हो, जो आइडिया हो, हमारा ओरिजिनल हो, और हम उसके अंदर कोई नए टूल या हमारा आइडिया ऐसा होना चाहिए कि जो एनालिटिकल हो, वो पॉसिबल हो प्रैक्टिकली, तो वो ओरिजिनलिटी कहलाता है। थर्ड पॉइंट कंप्लीट है, कंप्लीटलीनेस, और हम जो कुछ भी उसके अंदर लिख रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक वर्क अधूरा हो, वो उसके अंदर पूरी बातें ना हो, कंप्लीट ना हो, तो वो बातें या वो हमें टेस्ट करनी होती हैं और करेक्टनेस की, जो हम बातें कह रहे हैं कि वो टेक्निकली करेक्ट है या नहीं है। देखिए कोई भी टॉपिक जो होता है वो आपका वेल राउंड होना चाहिए। वेल राउंड का मतलब ये है कि उसके कोने नहीं होने चाहिए, उसके कॉर्नर्स ना हो, क्योंकि कॉर्नर्स चुपते हैं, तो वो बिल्कुल बॉल की तरह से हो, स्मूथ हो और करेक्ट हो। हम उसको बिल्कुल करेक्टनेस के साथ में लेके चलें कि उसके अंदर सारी बातें आ गई हैं जो आनी चाहिए थी। देखिए यहाँ पर आती है बात सबसे इम्पोर्टेंट, जो मंगल साहब ने भी आपके सामने इशू रखा था और शिवरे साहब ने भी रखा था, वो मैंने थोड़ा सा इस स्लाइड में थोड़ा देर से ले आया है, क्योंकि जब तक आप बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे, और जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में, जो लोग पहली बार या दूसरी बार पेपर लिख रहे हैं, तो वो जो पैटर्न है और एक तरीके से जो प्री वर्क है, प्री राइटिंग वर्क एक्टिविटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये उसी से ही आपका बेसिक आइडिया जनरेट होता है, आपकी बेसिक थीम जनरेट होती है और आपका वर्क स्ट्रांग होता है। अगर आपने पहले एकदम से ये चीजें शुरू कर दी और प्री राइटिंग आपने बाद में शुरू करी, तो आपका वर्क बढ़िया जनरेट नहीं होगा कभी भी। देखिए इसमें मैंने 7 सेक्शंस दिए हैं, और ये सेक्शंस करीब करीब वही हैं जो मंगल साहब ने बताए थे और सुबह साहब ने बताए थे। और मैं इसमें आपको बताता हूँ, जो हम एक्सेप्ट भी करते हैं जर्नल में, वो भी हम ये देखते हैं कि ये 7 सेक्शन जर्नल के अंदर होने चाहिए, भले इनके जो हेडिंग्स हैं वो ये हो ना हो। लेकिन कुछ हेडिंग तो यही रहते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन है, मेथोडोलॉजी है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है ना, और रेफरेंसेस है और फाइंडिंग्स है, और बाकी जैसे योर कंट्रीब्यूशन जो एक इसके अंदर टॉपिक है 5th नंबर का, तो वो जरूरी नहीं कि इसी नाम से हो, वो किसी और तरीके से भी हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है, और ये वाली मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ से आप बहुत ही इसको केयरफुली देखें और सुने, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमारा पेपर रिजेक्ट भी होता है। देखिए पहला तो पॉइंट आता है एब्स्ट्रैक्ट। अधिकतर जो जितने भी हमारे राइटर्स आते हैं वो उसमें से 30% राइटर्स ऐसे होते हैं कि जो जब पेपर्स भेजते हैं तो उसके अंदर ना तो प्रॉपरली एब्स्ट्रैक्ट दिए हुए होते हैं उनके, ना उसके अंदर कीवर्ड्स दिए हुए होते हैं, और ना उसके अंदर जेईएल क्लासिफिकेशंस दिए होते हैं। देखिए इसमें मैंने कीवर्ड्स का और जेईएल क्लासिफिकेशन का जिक्र नहीं किया है, यू कैन नोट इट डाउन कि एब्स्ट्रैक्ट के साथ में एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स और उसके साथ में जेईएल क्लासिफिकेशन और आपका एफिलिएशन, प्रॉपर नेम एंड एफिलिएशन, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये जब पेपर आपका छपता है, जब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन जब तक हम पेपर को छापने की कैटेगरी में आता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, जब तक नाम और एफिलिएशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं होती है, क्योंकि हम उसको जो रिव्यू कराते हैं पेपर को, तो उसमें से नाम और एफिलिएशन हटा देते हैं, ब्लाइंड रिव्यू रहता है। तो सबसे जो कॉमन मिस्टेक है वो ये होती है कि हम एब्स्ट्रैक्ट को शुरू में सबसे पहले लिखते हैं, जबकि मेरा मानना ये है कि एब्स्ट्रैक्ट को पूरा पेपर लिखने के बाद लिखना चाहिए, और ये एक समरी के तरीके से लिखना चाहिए अपने पूरे पेपर की। क्योंकि आजकल जो नई बात है उसमें ये हो रहा है कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट, अब देखिए जो हमारा डाटा, जो मेटा डाटा है जर्नल का, और जो मेटा डाटा हमारा इंडेक्सिंग के लिए जाता है, या एब्स्ट्रैक्ट इसको हम दूसरी जो जैसे इंडियन साइटेशन इंडेक्स है, या हम भेजते हैं रीपैक है एक आइडिया के नाम से है, या इंडेक्स कॉपनिकस पे भेजते हैं, तो वहां पर आपका पेपर पूरा नहीं जाता है। वहां पर आपके एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं, कीवर्ड्स जाते हैं,
जेएल क्वालिफिकेशन जाता है, आपका एप्लीकेशन जाता है, आपके रेफरेंसेस जाते हैं, आपका जो बेस मटेरियल है, जो मेन मतलब मिडिल बॉडी है आपकी, वो आपके पेपर में नहीं जाती है। और एक लिंक जाता है कि अगर कोई इस व्यक्ति इस पेपर को एक्सेस करना चाहता है तो वो कहाँ पे एक्सेस करेगा इस पेपर को। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि हमें एब्स्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए कि उस एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद हमारे तो पूरे पेपर की रिफ्लेक्शन पता लग जाए कि इस पेपर के अंदर क्या होगा, इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, इसके अंदर इसकी थीम क्या है, इसका बेसिक इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है और क्या सॉल्यूशंस इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एब्स्ट्रैक्ट कई बार हम पेपर्स को एब्स्ट्रैक्ट के बाद ही रिजेक्ट कर देते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के भी रिजेक्ट कर देते हैं कई बार पेपर्स को, हमें लगता है कि पेपर में कोई भी जान नहीं है। तो सबसे कॉमन मिस्टेक यही होती है कि स्टार्ट राइटिंग एब्स्ट्रैक्ट इन द स्टार्टिंग, जबकि हमको पूरा पेपर तैयार करने के बाद ही एब्स्ट्रैक्ट लिखना चाहिए। और देखिए ये वाकई एक तरीके की एक डिफिकल्टी और कला भी है ये कि आप एब्स्ट्रैक्ट को कैसे तैयार करें कि वो पेपर, या आप अपने पेपर का एक प्राइमरी एक स्ट्रक्चर बना लें और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट लिखें। ऐसा ना हो कि आपने एब्स्ट्रैक्ट लिख के भेज दिया और उसके बाद आप उसको पेपर लिखना शुरू कर रहे हैं, थीम बदल जाएगी आपकी। देखिए सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बेसिकली इज द प्रॉब्लम ऑफ योर टॉपिक, क्या प्रॉब्लम आप उसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट इज द गैप इन द सोसाइटी और इन एकेडमिक स्पीयर की, उसके अंदर क्या गैप है और क्या किस बात पर आप डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने टॉपिक लिया, इंट्रोडक्शन के अंदर जो हम सबसे ज्यादा सर्च करते हैं वो सर्च करते हैं कि भाई ये हमने व्हाई वी हैव टेकन दिस पर्टिकुलर, व्हाट इज द रेशनल ऑफ दिस स्टडी, कि हमने इस स्टडी को क्यों लेना हमने पसंद किया है, हम इस टॉपिक को वीमेन एम्पावरमेंट की हम बात क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारी थीम तो आत्मनिर्भर भारत है, लेकिन हम वीमेन एम्पावरमेंट को क्यों हम इसमें जस्टिफाई कर रहे हैं। तो हम इसको कहें जस्टिफिकेशन ऑफ द पेपर या प्रॉब्लम, या हम इसको कहें रैशनल ऑफ द स्टडी, ये जो बातें हैं ये इंट्रोडक्शन में होनी चाहिए। उसके बाद आती है मैथोडोलॉजी। देखिए मैथोडोलॉजी तो अपने आप में एक बहुत वाइड फील्ड है और इतना वाइड फील्ड है कि हमें उसमें बहुत बारीकी से देखना पड़ता है कि हम, लेकिन मैथोडोलॉजी में कि हम पेपर को किस तरीके से किस बेसिस पे ले रहे हैं, कि क्या पेपर का हमारा डेस्क्रिप्टिव पेपर है, एक्सप्लोरेटरी टाइप पेपर है, या हम इसको पेपर को एक केवल एक कंक्लूसिव स्टडी कर रहे हैं, हमारा प्राइमरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा है, इसके हमारे हाइपोथेसिस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना, ये आगे पेपर किन लोगों को फायदेमंद होगा, या इससे और नए रिसर्चर्स हमारे क्या ले सकते हैं, क्या व्हाट आर द लिमिटेशंस। क्योंकि देखिए कोई भी पेपर जब आप लिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम्स उस पेपर की राइटिंग में ना आए या आपको सर्वे वर्क में ना आए। तो लिमिटेशंस का मतलब है कि व्हेन यू आर फीलिंग द प्रॉब्लम इन हैंडलिंग योर वर्क, तो वो आप उसको राउट डाउन करें कि भाई ये लिमिटेशंस इसके अंदर हैं कि ये वर्क इस तरीके का है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हम लोग जिस पेपर में रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं होता है उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं और बिल्कुल हम उसको ओके नहीं करते, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, या उनको सजेस्ट करते हैं ऑथर्स को कि प्लीज ऐड रिव्यू ऑफ लिटरेचर। और उसके अंदर, क्योंकि बिना रिव्यू ऑफ लिटरेचर के यू कैन नॉट राइट ए पेपर, कि जब तक आपको यही नहीं पता कि किन लोगों ने कितना काम इसके ऊपर किया है। और कई बार क्या होता है कि जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं लिख रहे हैं या आपने रिव्यू लिटरेचर का नहीं किया है, तो हम लोग ये भी मान लेते हैं कि ये जो पेपर है ये मैच्योर्ड पेपर नहीं है, ये टॉपिक मैच्योर्ड नहीं है, कैंडिडेट ने यही जानने की कोशिश नहीं की है कि भाई कितना वर्क हो गया है, और जिससे कि वो जहां तक वर्क हो गया है उससे आगे की बात करे, या पुराने वर्क्स में जो गैप है उनकी बात करे। देखिए इसके बाद जो होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद योर कंट्रीब्यूशन, कि आपका अपना क्या थीम है, अपना क्या आइडिया है, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है। और उसके बाद हम देखिए रेफरेंसेस, फाइंडिंग्स आती हैं और फिर रेफरेंसेस लेते हैं। रेफरेंसेस और साइटेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आजकल हो गए हैं। पहले तो रेफरेंसेस और साइटेशन का इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन आजकल पेपर्स में रेफरेंसेस और साइटेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। जो मेथोडोलॉजी में जो पेपर्स हमारे आते हैं हमारे पास, हम पसंद ये करते हैं कि वो पेपर्स वो हों जिनमें प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा दोनों टाइप के कलेक्शन हो, प्राइमरी कलेक्शन भी और सेकेंडरी कलेक्शन। बहुत कम पेपर्स हम ऐसे एक्सेप्ट करते हैं जो केवल और केवल सेकेंडरी डाटा पे बेस कर रहे हैं। तो रेफरेंसेस और साइटेशन, आप देखिए ये साइटेशन के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा। रेफरेंसेस, जब आप जब दूसरे लोगों के पेपर्स आप पढ़ेंगे और उन पेपर्स का हवाला अपने पेपर में देंगे या उन पेपर्स की आप अपने पेपर्स में कोटिंग करेंगे, तो वो रेफरेंसेस कहलाते हैं। वो पेपर्स किन लोगों के हैं, कौन राइटर्स हैं, कौन ऑथर्स हैं, कब उन्होंने लिखे थे, क्या उन पेपर्स के टाइटल हैं, वो सब हमें देने होते हैं। और रेफरेंस के बहुत सारे स्टाइल है देने के, एक स्टाइल है
और MLA स्टाइल है, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। और आजकल तो जो वर्ड सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, उसके अंदर रेफरेंसिंग बहुत इजीली हो जाती है और किसी भी मेथड से आप रेफरेंसिंग कर सकते हैं। और कभी फिर दोबारा हम एक वेबिनार इसके अंदर रखेंगे रेफरेंसेस के ऊपर कि रेफरेंसेस और साइटेशन हमें किस तरीके से करना चाहिए। रेफरेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट और सेक्शन है। अगर आपका रेफरेंसिंग सेक्शन वीक है तो इट मीन्स कि आपका पूरा का पूरा पेपर वीक है। रेफरेंसिंग में आप एंड नोट्स की तरह से भी दे सकते हैं और आप फुटनोट की तरह से भी दे सकते हैं। हम लोग उसको एंड नोट की तरह से एक्सेप्ट करते हैं, हम फुटनोट की तरह से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देखिए, ये रेफरेंसिंग और साइटेशन पे एक बिल्कुल अलग एक स्लाइड है। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि रेफरेंसिंग इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस कई तरीके से है। जब आप रेफरेंसिंग करते हैं तो आपने जिन लोगों के वर्क को अपने वर्क में आपने लिया है, उनको, उनके कंट्रीब्यूशन को आप एक्नॉलेज करते हैं और यू सैल्यूट टू द राइटर्स हु हैव गिवन द इंपॉर्टेंट थॉट्स एंड पॉइंट्स। और उसके बाद आप देखिए, अगर आप रेफरेंस नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप यू आर नॉट क्लियरली फोकस्ड टुवर्ड्स योर टॉपिक। और इसके अलावा, कंट्रीब्यूशन के अलावा, एक्नॉलेजमेंट के अलावा, आपकी स्टडी को रेफरेंसिंग बहुत स्ट्रांग बना देती है। और साइटेशन जो होता है, साइटेशन इज इन मैटर रेफरेंस। जब आप साइटेशन करते हैं तो साइटेशन का मतलब ये है कि आप इसके अंदर पॉइंट्स डालकर और उसको बताते हैं। साइटेशन शोज द क्वालिटी ऑफ योर पेपर। ये आपकी स्टडी को एक वेल डेवलप्ड, थॉरोली रिसर्च एंड एनालिटिकल स्टडी के रूप में एक्सप्लेन करता है। यहाँ मैंने आपको देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं। आप देखिए कि इसमें 2-3 अलग अलग एजेंसीज हैं और साइटेशन बहुत इजीली हो जाता है अगर आप इनको आप यूज करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें मेंडले है और मेंडले, यू कैन यूज मेंडले एज साइटेशन सॉफ्टवेयर है। आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं मेंडले को। अब इसमें एंड नोट के नाम से भी साइटेशन आता है, इसी बिट के नाम से भी है, जोटेरो के नाम से भी, पेपर पाई के नाम से भी है और साइटा वी के नाम से जॉब रैप और रेफरेंस वर्क्स और मेंडले। देखिए, प्रो क्वेस्ट का तो ये रेफरेंस वर्क है और मेंडले जो है ये एल्सेवियर का है। और मैं तो खुद मेंडले यूज करता हूँ साइटेशन या रेफरेंसिंग के लिए और इसमें वर्क करना बहुत आसान है। आपका साइटेशन इजीली आपका लग जाता है, आपका कलेक्शन एक जगह रहता है, आप फोल्डर्स बनाकर अपने एक पर्टिकुलर पेपर के बारे में भी उसके अंदर डिटेल्स बना सकते हैं। तो मेंडले आपका वर्क बहुत इजीली, और ये आप जितनी चाहे उतनी मशीन पर मेंडले को आप एक्सेस कर सकते हैं और सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे कहीं भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी रहता है। तो मेंडले से आपको बहुत अच्छा रहेगा, आप रेफरेंसिंग करेंगे। देखिए, अब पॉइंट आता है जो एक पॉइंट हमने छोड़ दिया था, योर कंट्रीब्यूशन। ये पॉइंट नंबर 4-5 सॉरी, योर कंट्रीब्यूशन। ये एक ब्रॉड और बहुत मतलब और भी ब्रॉडर सेक्शन हो जाना चाहिए आपके वर्क का। और आपको ये वाले पॉइंट्स इसके अंदर ध्यान रखने होंगे जो इसके अंदर, देखिए मैंने 5 पॉइंट्स दिए हैं और ये 5 पॉइंट्स आपको जब भी आप अपना पेपर को फाइनलाइज करेंगे, क्योंकि अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज कर लिया है, उसे लोकेट कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है, आपने अपने टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया है और आपने एक इवैल्यूएशन अपने वर्क का कर लिया है जो आपने कलेक्शन किया था और उसके बाद अपना उसके अंदर एक इनपुट डाल लिया है और एक फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, उसको एक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर उसको दे दिया है जो मैंने आपको 7 सेक्शंस बताए थे, 7 सेक्शन, वो स्ट्रक्चर आपने उसको डाल दिया है। अब आपको उसमें ये भी आपने देख लिया जो एक 4 पॉइंट्स थे, ओरिजिनलिटी और सिग्निफिकेंस, कंप्लीटनेस, कि वो जो स्ट्रक्चर था आपका उसमें वो सारी बातें आती हैं या नहीं आती हैं। इसके बाद जब हम अपना पेपर बिल्कुल फाइनलाइज करेंगे, इट मीन्स कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स द सेकंड ड्राफ्ट और थर्ड ड्राफ्ट। जब आप चलते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपका जो पेपर है वो किसी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे आप डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो आपको डॉक्टर ये पूछेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कह रहे भाई यू हैव कम टू मी। तो आपका पेपर एक प्रॉब्लम को लोकेट या प्रॉब्लम को बताना चाहिए पेपर को कि ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में ऑथर यहाँ डिस्कस करने जा रहा है। और अगर वो प्रॉब्लम है तो वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से वो जेन्युइन प्रॉब्लम है या वो एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है या एक वो रेलिवेंट प्रॉब्लम है। रेलिवेंसी जिसको हम हिंदी में कह देते हैं कई बार सार्थकता, आपकी प्रॉब्लम में भी सार्थकता होनी चाहिए कि क्या वाकई वो प्रॉब्लम डिस्कस करने लायक है या नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब केसेस लड़ने कोई अपील दायर करता है तो 50% अपीलें तो शुरू में ही रिजेक्ट हो जाती है, ये मानते हो कि भाई ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डिस्कस करने लायक ही नहीं है। और कई बार वो ये भी कह देते हैं ये प्रॉब्लम हमारे मतलब की नहीं है, लोअर कोर्ट में जाइए।
तो इसी तरीके से जब आप एक प्रॉब्लम अपने पेपर के अंदर रखते हैं, तो यू शुड जज कि भाई क्या वो प्रॉब्लम एक रियल प्रॉब्लम है, क्या वो जरूरतमंद प्रॉब्लम है, और क्या वो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, क्या उसको डिस्कस किया जाना चाहिए, और लोग क्या उसको डिस्कस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। और आपका पेपर, आपने रेफरेंसेस भी ले लिए हैं, आपने जो है कोट भी कर लिए दूसरे लोगों के पेपर्स को और साइटेशन भी दे दिए हैं, लेकिन क्या आपके अपने पेपर में अपने कोई कंट्रीब्यूशन है, अपना कोई आइडिया उसके अंदर आपका टेस्ट है कि इस टॉपिक के बारे में मेरे ये विचार हैं, या मैं इस टॉपिक के बारे में ये समझ रहा हूँ कि इस तरीके से चीजों को करना चाहिए। हम अगर आत्मनिर्भरता की बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक है बात करें, तो व्हाट कंट्रीब्यूशन यू हैव सो दैट यू कैन ऐड दैट इन योर पेपर, कि आत्मनिर्भरता के बारे में आपको क्या लगता है कि किस तरीके से होगी, नहीं होगी, तो ये हमें ऐड करना चाहिए। अब अगर आपने एक प्रॉब्लम को उसके अंदर एक तरीके से किया है और डिस्क्राइब किया है, तो आपको उसका एक सॉल्यूशन भी होना चाहिए कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है पेपर के अंदर, आपने जो उसके अंदर बात कही है, ये जो आइडिया दिया है, क्या वो आइडिया और वो सारा कलेक्शन मिलके मैटर का आपके जो स्टेटेड प्रॉब्लम है उसको उसका एक सॉल्यूशन दे रहा है या नहीं दे रहा। और वो सॉल्यूशन क्या लोग उसको फॉलो करेंगे, क्या वो मतलब एक कहना चाहिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा। और वो जब भी होगा जब आप लोगों से ऑनेस्टली यू विल डिस्कस द प्रॉब्लम और डिस्कस योर टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर। जहां भी आप जाएं, जिस कहीं भी बैठे, कोई भी इशू चलता है, तो वो अपनी प्रॉब्लम को अननोइंगली फ्रॉम द लिसनर कि भाई आप उसको डिस्कस करें कि वाकई ये प्रॉब्लम है या नहीं है। देखिए, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आती है फाइंडिंग कंक्लूजन की, कई बार ये होता है कि भाई फाइंडिंग में क्या लिखा जाना चाहिए। हमने इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि वीमेन एम्पावरमेंट इज वीक इन इंडिया, हम इसके अंदर क्या लिखे हैं। क्या अगर हमने प्रॉब्लम ये ली थी कि हमें वी आर जजिंग द वीमेन एम्पावरमेंट लेवल इन इंडिया, तो क्या अगर हम ये लिखते हैं कि नहीं वीमेन एम्पावरमेंट वीक नहीं है इंडिया के अंदर, तो हमारा पेपर बेकार हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइंडिंग्स और कंक्लूजन सबसे लास्ट में लिखे जाते हैं, और जब आप पूरा पेपर लिख लेंगे तो फाइंडिंग और कंक्लूजन लिखेंगे। आप उसमें आप ये भी बताएंगे कि मैंने ये टॉपिक चूज किया था और ये ऑब्जेक्टिव्स लिए थे, मेरी ये हाइपोथेसिस थी, और इसके अंदर मैंने ये चीजें अपनी इसके अंदर सब दी हैं, और अब मेरी हाइपोथेसिस जो है वो अप्रूव या डिसअप्रूव हो रही है, और एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो रही है, और मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो मैंने अचीव कर लिए हैं, और किस तरीके से हमारा वर्क चल रहा है। और ये जो आपका फाइंडिंग और कंक्लूजन है कि दिस इज द क्लोजर ऑफ योर आइडिया या क्लोजर ऑफ योर राइटिंग, ये हमें समझना चाहिए। और ये बिल्कुल आपके इंट्रोडक्शन का अपोजिट होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ योर पेपर, और फाइंडिंग और कंक्लूजन का मतलब है क्लोजर ऑफ योर पेपर। और ये जो फाइंडिंग है, देखिए कई बार क्या होता है कि जब मैं पेपर पढ़ता हूं तो मैं भी कई बार क्या करता हूं कि मैं एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता हूं, इंट्रोडक्शन पढ़ता हूं, और उसके बाद उनकी फाइंडिंग्स पढ़ता हूं। क्योंकि कई बार बीच में जो बातें लिखी हुई होती हैं वो इतनी ज्यादा लेंथी होती है कि मैं सोचता हूं, तो अधिकतर जो बड़े रिसर्चर्स हैं वो इसी तरीके से करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप पूरा पेपर वहां पढ़ेंगे जब आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आपको एब्स्ट्रैक्ट में, इंट्रोडक्शन में और फाइंडिंग में। अगर मुझको लगता है कि इंट्रोडक्शन और फाइंडिंग्स और कंक्लूजन बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, तो मैं उस पेपर पर टाइम देता हूं। लेकिन अगर मुझे उसके अंदर वीकनेस नजर आती है तो मैं उस पेपर पर टाइम नहीं देता। आई थिंक दिस पेपर इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग पेपर एंड आई शुड नॉट वेस्ट टाइम इन रीडिंग दिस पेपर, तो मैं उस पेपर को नहीं पढ़ता। इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसके अंदर अपना इतना इम्पैक्ट डाल लें में कि रीडर जब उसको पढ़े तो वो पूरा पेपर पढ़ने के लिए आपका बिल्कुल रेडी हो जाए, या आप उसको इतना मोटिवेट कर दें उसके थ्रू कि वो पूरा पेपर पढ़े बिना बिल्कुल भी वो ना हटे, उसको पूरा पेपर पढ़े। मैंने देखो दोबारा से, आप देखिए इसके अंदर मैंने दोबारा से, इट मस्ट नॉट बी, इट मस्ट बी इन ए सेंस दैट यू हैव डिड ए हार्ड एंड मार्वेलस वर्क विद ए विजन। देखिए विजन की जब बात आती है तो एक विजनरी उसके अंदर थॉट जरूर होना चाहिए कि एक मतलब उसके अंदर लगे कि यूनिक थॉट है। विजनरी थॉट का मतलब यह है कि जो आपकी एकेडमिक क्वालिटी को शो करे कि आपने इसको एनालाइज किया है, एक एनालिटिकल उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके, और आपका वर्क होना चाहिए, नहीं लगना चाहिए बहुत इजी कोई वर्क था, इसमें आपने काफी मेहनत की है इस वर्क को यहाँ तक पहुंचने के लिए, या जो भी डाटा कलेक्शन किया है। ये एक आपके ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस को प्रूव भी होनी चाहिए, इसके अंदर मैंने आपको बताया था अभी। और
अगर ये वीक है तो आप समझ लीजिए कि ये वर्कर्स आपको नहीं पढ़ेंगे, और फिर दोबारा जब कभी आपका कोई पेपर आएगा उनके सामने तो वो ये मान के चलेंगे कि ये वीक पेपर्स है, इनको पढ़ना बेकार है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे वो 7 बातें बताने जा रहा हूँ कि जो एक क्विक और ट्रिक्स, एक तरीके से मैं इसको फिर दोबारा से कहूंगा कि है कि जो हम एक अच्छे पेपर में अच्छी राइटिंग होने के बाद, हमारा अच्छा थॉट होने के बाद भी हम उस पेपर के अंदर अगर ये चीजें रह जाती हैं तो हमारा पेपर एक वीक कैटेगरी में आ जाता है। पहला पॉइंट है, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। देखिए कि एक तो कई बार टेबल्स का और फिगर्स का एक रॉन्ग सीक्वेंस होता है। आपका मैटर में तो सीक्वेंस सही है, लेकिन जब आपने टेबल नंबर और फिगर नंबर दिए तो वहां सीक्वेंसिंग आपकी बिगड़ गई, या मैटर या उसके बीच में बिगड़ गई, तो वो सब जो है गड़बड़ हो जाती है। आपके सब्जेक्ट मैटर का कंटिन्यूएशन बना रहना चाहिए। जो बातें पहले आनी चाहिए वो पहले आनी चाहिए, और जो बातें लास्ट में आनी चाहिए वो लास्ट में आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि यू स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम एंड यू क्लोज विद द सॉल्यूशन। तो आप प्रॉब्लम से शुरू करें, सॉल्यूशन पे आप क्लोज करें अपनी बात को, और या आप ये बताएं कि भाई ये जो प्रॉब्लम है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो इस समय का कोई सॉल्यूशन नहीं है, केवल एक सॉल्यूशन है कि स्टे एट होम और स्टे सेफ। मिसअरेंजमेंट ऑफ द मैटर, ये भी करीब करीब वही बात है। कंटिन्यूएशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर अगर आपका मिसमैनेज्ड है, मिसअरेंज्ड है, तो वो भी वीक पेपर हो जाएगा आपका। जनरल कंफ्यूजन इन द मैटर, आपने जो भी बात कही है वो बात कंट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि आप एक पॉइंट पे या एक सेक्शन में एक बात कहें और दूसरे सेक्शन में अपनी उसी बात को काट दें, तो ये एक जर्नल मैटर के अंदर कंफ्यूजन या कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है प्लेगरिज्म। देखिए ये बहुत आजकल बहुत जरूरी है, और हम लोग तो बहुत सालों से इसको फॉलो करते चले आ रहे हैं। और हम जो डबल ब्लाइंड रिव्यू कराते थे उसमें रिपोर्ट में ये भी मांगते थे कि इस तरीके के कुछ और पेपर्स हैं जब प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर नहीं थे, तो और उसको हम गूगल पे भी सर्च करके देखते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने नाम बदल के या किसी ने दूसरे मैटर को दे दिया हो। तो हमारी जो पॉलिसी है वो 15% की पॉलिसी है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में 25% तक भी है, लेकिन हम अपने जर्नल में 15% तक प्लेगरिज्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये मानते हुए कि इतना प्लेगरिज्म तो अपने आप ऑटोमेटिकली अगर आप अपनी फ्रेश राइटिंग में करेंगे तो आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉमन वर्ड्स होते हैं जो जिसमें ये आ जाता है। क्लियरिटी ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स, और जो भी आपने डाटा दिया है वो टेबल्स वो रीडेबल होनी चाहिए और उनसे बातें समझ में आनी चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ कि पेपर्स में लोग स्टैटिस्टिकल मेथड्स या फॉर्मूलेज यूज करते हैं, लेकिन उसको प्रॉपरली उसको डिस्क्राइब नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है कि रीडर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और हमारा जो भी पेपर लिखा जा रहा है वो रीडर सेंट्रिक होना चाहिए। वो हम उसको मतलब राइटर सेंट्रिक ना हो, हम उसको रीडर सेंट्रिक ये मान के चले कि रीडर को हम वो सारी इंफॉर्मेशन दे दें कि जिससे कि उसको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर उसको कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो वो उसको आगे वर्क नहीं कर पाएगा। ओल्डनेस एंड ऑब्सोलीट मैटर, हमारे इसमें पेपर में कोई भी ऑब्सोलीट या पुराना ऐसा मैटर ना हो, या ऐसी थ्योरीज ना हो कि जो अब काम ना कर रही हो, या जो वर्केबल ना हो, जो इंपॉर्टेंट ना हो, या सिग्निफिकेंट ना हो, तो हमें उन्हें निकाल देना चाहिए। देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 स्लाइड ऐसी हैं कि जो उन लोगों के लिए भी हैं जो ऑलरेडी अच्छे स्कॉलर्स हैं, अच्छे रिसर्चर्स हैं, उन्होंने काफी पेपर उनके पब्लिश हो चुके हैं। और मैं आपको यहाँ पे फिर दोबारा से बताना चाह रहा हूँ कि एक जर्नल, जो जितने भी जर्नल्स हैं उस जर्नल्स में कई कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी तो ये है कि जो यूजीसी क्लियर लिस्ट के जर्नल्स हैं, उसमें भी स्कॉपस जर्नल्स हैं और वेब ऑफ साइंस के जर्नल्स भी हैं, और उसके अलावा दूसरी कैटेगरी पेयर रिव्यू जर्नल की भी है। और अभी जो मेरा मानना है कि इसमें एक कंफ्यूजन चला आ रहा है, क्योंकि कुछ और जर्नल्स हैं जैसे इंडेक्स कॉपरेनिकस है या इंडियन साइटेशन इंडेक्स है, उसके अंदर भी इंडेक्स जर्नल्स हैं, वो अभी उस पर चल रही है बातें। तो कई सारी कैटेगरी बनी हुई है, लेकिन पेयर रिव्यू या डबल ब्लाइंड रिव्यू एक बेसिक चीज है जो हर जर्नल फॉलो करता है। देखिए पेयर रिव्यू हो या डबल ब्लाइंड रिव्यू हो, रेफरीड जर्नल हो या स्कॉलर पब्लिशिंग जर्नल हो, ये सब एक ही चीज है। देखिए हमने भी अपने टाइटल में स्कॉलरली रिसर्च पेपर इसलिए जोड़ा है। कई बार ये इशू आता है कि भाई स्कॉलरली आपने रिसर्च पेपर क्यों उसके अंदर लिखा है वर्ड, ये रिसर्च पेपर ही काफी था। लेकिन स्कॉलरली का मतलब ये है कि ऐसा पेपर कि अगर हम उसको ब्लाइंड रिव्यू कराएं तो ब्लाइंड रिव्यू में वो एक्सेप्ट हो जाए। ब्लाइंड रिव्यू में एक्सेप्ट होने का मतलब यही है कि उसके अंदर जो कंटिन्यूटी है और उसके अंदर जो सेक्शंस हैं वो प्रॉपरली मैनेज्ड हो, बने हुए हो, और वो पेपर वो उस स्ट्रक्चर पर बना हुआ हो कि जो स्ट्रक्चर, देखिए आपका अपना एक थॉट हो सकता है, हर व्यक्ति के पास एक थॉट है और हर थॉट में एक सॉल्यूशन है, और हर व्यक्ति के पास एक प्रॉब्लम है। तो कोई भी व्यक्ति एक प्रॉब्लम दे सकता है और उसको लोकेट कर सकता है प्रॉब्लम को, और अपना एक सॉल्यूशन दे सकता है।
लेकिन बेसिक जो बात आती है रिसर्च पेपर में वो स्ट्रक्चर की बात आती है कि जब आपका एक पेपर के अंदर स्ट्रक्चर होता है या आपकी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है तो वो जो है स्ट्रक्चर आप जो है उसके अंदर डाल देते हैं और वो आपका पेपर एक स्कॉलर रिसर्च पेपर बन जाता है। दूसरा पॉइंट आता है कि जो पेयर रिव्यू है उसमें और डबल ब्लाइंड रिव्यू में क्या है। देखिए पेयर रिव्यू और डबल ब्लाइंड रिव्यू करीब करीब एक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डबल ब्लाइंड रिव्यू का मतलब तो ये है कि जब आपके पेपर को कोई सिमिलर कॉम्पिटेंसी के लोग चेक करेंगे पढ़कर और उन लोगों के बारे में राइटर को नहीं पता होगा और उन लोगों को जो रिव्यूअर्स हैं उन रिव्यूअर्स को राइटर के बारे में नहीं पता होगा, उसको हमने छुपा दिया है, टॉपिक टेबल ओपन है और राइटर का नाम और जैसा कि हम करते रहे हैं राइटर का नाम और उसका एप्लीकेशन हमने वहां से जो है उसको छुपा दिए हैं और उसको पेपर को रिव्यू के लिए भेज दिया, तो दैट इज कॉल्ड डबल ब्लाइंड रिव्यू। और पेयर रिव्यू का मतलब ये होता है कि कई बार ना तो राइटर का नाम छुपाया जाता है और ना रिव्यूअर का नाम छुपाया जाता है और पता होता है और दोनों का हम ओपन रखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पेयर रिव्यू। पेयर रिव्यू में कई बार बायसनेस आ जाती है, इसलिए वी फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ डबल ब्लाइंड रिव्यू और मैक्सिमम जर्नल्स ही डबल ब्लाइंड रिव्यू का प्रोसेस फॉलो करते हैं जिससे कि वो बायसनेस ना आए और किसी भी व्यक्ति को ये ना लगे कि भाई ये इस व्यक्ति का पेपर है, इसका पेपर हमें रिजेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है, या एक तरीके का कोई ब्लेम चीफ एडिटर या एडिटर या टीम के ऊपर ना है, रिव्यूअर्स के ऊपर ना है कि भाई मेरा नाम पढ़ के या मेरे नाम को देखकर इसको हमें रिजेक्ट कर दिया गया। जो पेयर रिव्यू या डबल ब्लाइंड रिव्यू जो जर्नल्स फॉलो करते हैं या हमें फॉलो करना चाहिए, और अननोइंगली और नोइंगली आप भी कई बार ब्लाइंड रिव्यू कराते हैं। कई बार आप अपने गाइड से, अपने साथियों से, अपने सीनियर प्रोफेसर से या अपने टीचर से अपने पेपर्स को चेक कराते हैं, पढ़ाते हैं कि भाई आप पढ़ के देख लीजिए इसमें कोई कमी तो ना हो। दैट इज कॉल्ड पेयर रिव्यू, वो भी एक तरीके का पेयर रिव्यू है। आप देखिए कि हम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए पेयर रिव्यू करते हैं कि पेपर्स का साइंटिफिक वैलिडेशन होना चाहिए, रीजनेबल कंक्लूजन्स होने चाहिए। तो ये हम जब भी कर सकते हैं कि जब हम दो डिफरेंट लोगों से उनके ओपिनियंस लें इस पेपर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। ये ओपिनियंस एक इसकी वर्कशीट होती है, एक पूरा एक डिटेल्ड वर्कशीट होती है, उसके अंदर पॉइंट्स होते हैं, उसमें उसको टिकिंग भी करनी होती है और एक पैराग्राफ के अंदर बाद में रिपोर्ट भी देनी होती है और उस टिकिंग में वो बताते हैं जो रिव्यूअर होते हैं कि भाई ये पेपर में क्या क्या चीजें इसके अंदर प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है, नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर है, जेईएल क्लासिफिकेशंस हैं। तो देखिए जेईएल क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बता दूं मैं, जेईएल क्लासिफिकेशन जो है वो एक तरीके की एक नंबरिंग है और एक कोड है, और वो कोड जो है ये जेईएल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक लिटरेचर है ना, ये अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन ने ओरिजिनेट किया था और ये वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है। इससे क्या है कि इस जेईएल क्वालिफिकेशन से हमारे पेपर की क्वालिटी और हमारे पेपर का जो एक तरीके का उसका कैटेगरी है और वो हो जाती है कि हमारा पेपर ये किस लेवल पे लिखा हुआ है, मतलब ये कॉमर्स में है, ये ट्रेड में है, ये इकोनॉमिक्स पे है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पे है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पे है, उसके बिल्कुल एक कैटेगराइजेशन हो जाता है और इससे पेपर को ऑनलाइन सर्च करने में बहुत आसानी होती है। हमारे पेपर का जो बिहेवियर, मतलब टोटल हमारा पेपर जो है वो एथिकल बिहेवियर में लिखा हुआ है या नहीं है, ये भी पेयर रिव्यू के थ्रू पता लग जाता है। हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है क्योंकि कई बार उसके अंदर पेयर रिव्यू में क्लैरिफिकेशंस मांगी जाती हैं और उसके अंदर रीराइटिंग भी हम कहते हैं, करेक्शंस के लिए भी कहते हैं, मॉडिफिकेशंस के लिए भी कहते हैं। तो उससे ऑथर्स हम कभी भी रिजेक्ट नहीं करते और हम ही कहते हैं ऑथर्स से कि भाई आप अपना पेपर दोबारा से भेज दीजिए और इसको हम ठीक कर दीजिए। तो ये हमें इम्प्रूव हमारी परफॉर्मेंस हो जाती है पेयर रिव्यू से। तो पेयर रिव्यू एक बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज है। सुटेबिलिटी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट फॉर पब्लिकेशन, हमें ये भी पता लग जाता है कि भाई ये जो पब्लिकेशन के लिए हमारा मैन्युस्क्रिप्ट आई है ये सुटेबल है या नहीं है। तो देखिए ये जो हमारे पास यहाँ पे ये स्लाइड देखिए, ये अब आप देखिए लास्ट जो इसके अंदर एक स्लाइड है ये मैंने यहाँ पर दिया है कि जो रिसर्च पेपर हैं इसकी क्या कैटेगरीज है हमारी राइटिंग्स की। देखिए हमारी राइटिंग्स में दो तीन तरीके की कैटेगरी हम बना सकते हैं। एक तो है रिसर्च पेपर जो हम बात कर रहे हैं और दूसरा है आर्टिकल और तीसरा है एस्से। देखिए जब हम लिखते हैं तो हम बात तो करते हैं रिसर्च पेपर की और हमारे पास जो पेपर्स आते हैं वो आर्टिकल या एस्से टाइप के पेपर आते हैं। एस्से तो आपने हाई स्कूल में और 9th 10th में 8th में 7th में खूब लिखे होंगे, शुरू से हम एस्से लिखने की प्रैक्टिस हमको रही है, हम एस्से लिखते रहे हैं।
उसके बाद आर्टिकल्स आते हैं और रिसर्च पेपर। हम तो जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो रिसर्च पेपर की बात कर रहे हैं। देखिए रिसर्च पेपर जो है वो एक बड़ा वर्क है, और उसके अंदर जो राइटर है वो इवेल्युएट्स करता है और कंपाइल करता है रिसर्च डाटा को, डिफरेंट तरीके के रिसर्च टूल्स भी लगाता है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे पास जो पेपर आए उसमें डाटा कलेक्शन हो, और उन डाटा कलेक्शन की टेस्टिंग हो, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं उनसे टेस्टिंग हो, या इकोनॉमिकल फॉर्मूलाज यूज करके टेस्टिंग हो, उनसे वो टेस्टिंग हो, और उसके बाद उसको प्रूव हो कि डाटा वैलिडेटेड है, डाटा अप्रूव्ड है या नहीं है, डाटा ऑथेंटिक है या नहीं है, हाइपोथेटिकल डाटा नहीं होना चाहिए। तो वो रिसर्च पेपर की कैटेगरी में हम लोग उसको मानते हैं। तो आप भी अगर पेपर लिखते हैं तो आप भी ये ध्यान रखें कि आप पेपर आर्टिकल ना लिखें, आप प्योर रिसर्च पेपर ही लिखें, उसके अंदर डाटा कलेक्शन भी हो। और जब आप लोगों से बात करेंगे, सोसाइटी के जो डिफरेंट सेक्टर्स उनसे बात करेंगे, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो आपका कोई ठेले वाला हो, या आपके घर में कोई काम वाली आती हो, या आपके पड़ोस में कोई और ऐसे ऑफिसर रहते हो, वो हो, कोई प्रोफेसर हो, तो जब आप इतने सारे लोगों से बात करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक डाटा थ्रू इंटरव्यू, एक मतलब बैकग्राउंड इंटरव्यू के थ्रू आपके पास डाटा कलेक्ट हो जाएगा, और आपका कोई भी आर्टिकल एक रिसर्च पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। आर्टिकल एक सिंपल कंपोजिशन है, रिटन कंपोजिशन। इसमें हम इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ये जो है इस तरीके से एक टॉपिक है, जैसे ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बहुत लोगों ने आर्टिकल्स लिखे कि ग्लोबलाइजेशन है, उसमें ये चीजें होती हैं, उसके ये बेनिफिट्स हैं, उसके ये नुकसान है। तो वो जो चीजें हैं वो आर्टिकल्स में आ जाती हैं। तो वो एक इन्फॉर्मेटिव एक सर्टेन टॉपिक पर जब हम कुछ रीडर्स को या अपने जो भी लोगों के पास हमारे पेपर्स जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल। ठीक है, ऐसे तो बहुत सिंपल है। ऐसे में तो आप एक डिटेल्ड आउटलुक दे देते हैं, एक कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग की टॉपिक क्या है, क्या करना चाहिए। जैसे आप देखिए ना माय फ्रेंड का, इससे आपने हंसने की बात है थोड़ी सी कि भैया आप माय फ्रेंड मेरा दोस्त कौन है और कैसा है, वो देखने में कैसा है, तो वो दैट इज एन एसे। तो वी शुड अवॉइड एसे एंड आर्टिकल्स, वी शुड राइट ए रिसर्च पेपर। देखिए अगर आपको थोड़ी सी भी डिफिकल्टी अगर रिसर्च पेपर को डायरेक्ट लिखने में होती है तो यू कैन राइट फर्स्ट आर्टिकल एंड देन यू कैन ऐड डाटा इन दैट पेपर, इन दैट आर्टिकल, और उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। सिंपल स्टैटिस्टिकल मेथड्स आप लगा सकते हैं। देखिए जो यस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, डिप्टोमस, या आप मैं जो सजेस्ट करता हूँ, मैं हमेशा लिकर्ट स्केल सजेस्ट करता हूँ। लिकर्ट स्केल में आप ज्यादा अच्छे रेस्पॉन्सेज को कर सकते हैं, और आप डिफरेंट तरीके के डाटा को लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा जो है स्लाइड यहाँ खत्म होती है, और मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से सुना, और आपके जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। आप प्रोफेसर अभय गुप्ता जी के थ्रू भी पूछ सकते हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू।